वन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति यानी कि भारत के प्रेसिडेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको मेरी वीडियो रेगुलरली मिलते रहें। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारे भारतीय संविधान में दो स्तरों पर सरकार की स्थापना की गई है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच, जिसके तहत मैंने आपको बताया था कि सरकार के 3 स्तंभों को माना गया है। सबसे पहले होती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए विधायिका जैसे नाम से स्पष्ट है, यानी कि विधेयक बनाने का जो अधिकार है वो विधायिका के हाथों सौंपा गया है। उसके बाद उसको लागू करने का अधिकार कार्यपालिका को दिया गया, और उसके बाद अगर किसी भी तरीके का संविधान का उल्लंघन होता है या किसी भी तरीके की परेशानियां आती हैं तो उसके लिए सजा के प्रावधान का जो अधिकार दिया गया है वो हमारी न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। इतना मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि विधायिका के अंतर्गत हम केंद्र और राज्यों में विधायिका को स्थापित किया जाता है, जिसके अंतर्गत केंद्र में होते हैं आपके राष्ट्रपति, विधायिका में होता है आपकी संसद, केंद्र में होता है आपकी संसद, और राज्य में होते हैं आपके विधानमंडल। ठीक है, इसमें क्या होता है संसद के अंतर्गत, इसमें आता है आपका राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। जिसमें जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है, और जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और इसके मेंबर्स को बोलते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई थी कि यदि आपसे पूछा जाता है कि संसद के कितने भाग हैं तो हम बोलेंगे राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि संसद के कितने सदन होते हैं तो बोला जाता है लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। हम बेसिकली संसद जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं उसके अंतर्गत 3 भागों को सम्मिलित किया था, राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, इसके अलावा राज्य में होता है आपका विधानमंडल। विधानमंडल को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, विधानसभा एंड विधान परिषद। इसमें मैंने आपको बताया था कि विधान परिषद केवल अभी 7 राज्यों में लागू की गई है, और विधानसभा तो सारे राज्यों में अनिवार्य रूप से होती ही है। इसके सदस्यों को बोलते थे एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके मेंबर्स को बोलते थे मेंबर ऑफ एमएलसी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर देखिए विधायक कार्यपालिका में मैंने आपको बताया था, कार्यपालिका में बताया था मैंने आपको कार्यपालिका को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, केंद्र और राज्य में। इसमें आपका होता है राष्ट्रपति, फिर आता है उपराष्ट्रपति, फिर आता है प्रधानमंत्री, और लास्ट में आता है आपकी मंत्री परिषद। ठीक है, ठीक है, ये तो होते हैं आपके कार्यपालिका के भाग जो कि केंद्र और राज्य 2 स्तरों पर होते हैं। और राज्य में आता है आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। सेम है लगभग केंद्र और राज्यों में कार्यपालिका। अब देखिए क्या होता है कि ये जो हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो एक साथ ही पढ़ना इसको पॉसिबल नहीं होगा, तो हम इसके एक पार्ट को रोज डेली एक पार्ट को पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका का पहला भाग, यानी कि राष्ट्रपति को आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए थोड़ा बहुत तो हमें पता रहता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। इसके अलावा हमारे भारत देश का हेड होता है, यानी कि सर्वप्रथम जिसको रखा गया है वो राष्ट्रपति को रखा गया है, लेकिन उसको कार्य करने का अधिकार नहीं है। यानी कि हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्चुअल में वास्तविक कार्यपालिका किसे कहा जाता है, तो हम पहले प्रधानमंत्री का ही नाम लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यपालिका
है हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। लेकिन जो कार्य किए जाते हैं वो बेसिकली राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। हम इन अनुच्छेदों के अनुसार ही आज पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम स्टडी तो कर लेते हैं टॉपिक, लेकिन उसके आर्टिकल्स हमसे छूट जाते हैं और उनको याद करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि हम अनुच्छेद के आधार पर ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, ठीक है। यानी कि देखिए हमारे भारत देश में दो तरीके की सरकारों को लागू किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी कि संघ सरकार, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं आगे का। तो संघ सरकार का जो उल्लेख है वो बेसिकली भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक इसका विस्तार किया गया है, किसका? संघ सरकार का, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले आज राष्ट्रपति को पढ़ने वाले हैं। देखिए जो हमारी संघ सरकार होती है बेसिकली उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे भारत का प्रथम नागरिक होता है और उसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 52 से किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 53। इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, हाँ ये बात सही है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका के रूप में वर्णन इसका किया गया है। कार्यपालिका शक्ति यानी कि जो भी कार्य हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के ही नाम से किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 54 यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव, कि राष्ट्रपति को किस तरीके से हमारे भारतीय संविधान में चुनने का या उसके निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। तो देखिए पहला आता है आपका निर्वाचन या कहें चुनाव। इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 54 में किया गया है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यानी कि निर्वाचन जो भारत के राष्ट्रपति को किया जाता है वो बेसिकली प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी कि अब इसको समझ लीजिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। जो प्रत्यक्ष जो चुनाव किया जाता है वो होता है डायरेक्ट जनता के द्वारा, यानी कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत क्या है कि जनता को अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपने वोटों के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है कि यह डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। ये बेसिकली संघ सरकार के निर्वाचित सदस्य यानी कि संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। तो देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में किस किस को सम्मिलित किया गया है। देखिए जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको जो चुनते हैं वो उसके लिए एक निर्वाचक मंडल गठित होता है। इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? सबसे पहले तो आते हैं आपके संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। सेकंड आता है इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और थर्ड आता है आपका दिल्ली व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अब देखिए अब इसमें एक
संविधान संशोधन लाया गया था, 70वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था। क्या था कि पहले जो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो किया जाता था वो बेसिकली संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता था। लेकिन 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। ये बेसिकली 70वां संविधान संशोधन था जो 1992 में लाया गया था, लेकिन इसको लागू 1 जून 1995 से इसको लागू किया गया है। किसको? दिल्ली व पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होने का अधिकार। ठीक है, तो 3 सदस्य होते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में उन्हें शामिल होने का अधिकार नहीं दिया गया है। देखिए, मैंने आपको यहाँ बोला है कि संसद के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। तो कौन कौन से व्यक्ति जो उसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं, वो होते हैं संसद के मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य। सेकंड है आपकी राज्य विधानमंडल के मनोनीत सदस्य। क्लियर है आता? और थर्ड आता है आपका विधान परिषदों के सदस्य। देखिए, मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? ये वे सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा अपने क्षेत्र में सर्वोपरि होते हैं। उनको राष्ट्रपति के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है, चुना जाता है या मनोनीत किया जाता है। यानी कि बोलते हैं ना कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में क्या कहते हैं, आपके 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो आपकी कला, संगीत, विज्ञान में भी जो सर्वोपरि होते हैं अपने क्षेत्र में, उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। उन सदस्यों को भारत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने का अधिकार नहीं दिया गया है। उसी तरीके से राज्य में है, थर्ड आता है आपका विधान परिषदों के सदस्य। मैंने आपको भी कार्यपालिका बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि राज्य के विधानमंडल में 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, विधानसभा और विधान परिषद। जिसमें विधानसभा जो होती है उसको सारी स्टेटों में होना अनिवार्य माना गया है, लेकिन विधान परिषदों को बोल सकते हैं ऑप्शनल रखा गया है। अगर राज्य चाहे तो अपने राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है, लेकिन अभी तक 7 राज्यों में ही विधान परिषद का गठन किया गया है। इसीलिए इसको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होने का अधिकार नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि कुछ राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया, कुछ में नहीं। इसलिए जिन राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है, अगर उन विधान परिषदों के सदस्यों को भी निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाने लगा, तो जिन राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है उनका वेटेज राष्ट्रपति के निर्वाचन में ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए विधान परिषद को शामिल नहीं किया गया है निर्वाचन मंडल में। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, इसके अलावा आपके भारतीय संविधान में कुछ इम्पोर्टेंट बात और कही गई है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो आपके फैसले होते हैं, या बोल सकते हैं जो मामले विवाद होते हैं, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही उनको सुलझाया जाता है और उनका फैसला ही अंतिम होता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो यदि किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति चुना जाता है और उस व्यक्ति को हमारे न्यायालय द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया जाता है उसकी नियुक्ति को, तो न्यायालय के फैसले से पहले उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य रद्द नहीं किए जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आते हैं हम, तरीका हमने पढ़ लिया है निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति का। इसके बाद आता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। देखिए, कार्यकाल में क्या होता है, अनुच्छेद 52 में 56 में कार्यकाल की व्यवस्था की गई है। कार्यकाल मतलब जो पदावधि बोले वो भी आपकी गलत नहीं होगा, पदावधि और
कार्यकाल एक ही बात होती है। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो उसके चुने जाने की तारीख से अगले 5 वर्षों तक होता है। ठीक है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। यानी कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्ष तक बना रहेगा। इसके अलावा अगर वह चाहता है तो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप कर अपने पद को त्याग सकता है। इसके अलावा अगर महाभियोग की प्रक्रिया उस पर लगाई जाती है तो उसके माध्यम से ही भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए अनुच्छेद 61 में कही गई है महाभियोग की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, यानी कि अभी संविधान में संविधान के उल्लंघन शब्द का जो व्याख्या है वो नहीं की गई है कि किस तरीके का उल्लंघन यहाँ कहा गया है, लेकिन सिर्फ इतना कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जा सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू करने से पहले 14 दिन से पहले उसको इस बारे में बताया जाना अनिवार्य है। और यह भी कहा गया है कि अगर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है और राष्ट्रपति उस टाइम अपने पद को स्वयं छोड़ देता है तो यह प्रक्रिया रद्द की जाती है। क्लियर है यहाँ तक? और अगर राष्ट्रपति अपना पद नहीं त्यागता है तो पूरी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसको हटाया जा सकता है, अगर यह साबित हो जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है। अब देखिए महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लाई जाती है। ये संसद में के किसी भी सदन में इसके आरोप को साबित किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी सदन में लाया जाए, लेकिन उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होना अनिवार्य किया गया है, तभी यह आरोप सिद्ध किए जाएंगे। इसके अलावा इसके बाद एक समिति गठित की जाती है जिसके माध्यम से ये जांच की जाती है कि जो आरोप हमारे राष्ट्रपति पर लगाए गए हैं वो सही है या गलत। अगर वो साबित किए जाते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की साबित हो जाती है और उसको उसके पद से हटाया जाता है। हालांकि अभी तक हमारे किसी भी हमारे संविधान में अभी तक इतने स्वतंत्रता के बाद इतने वर्षों में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 57 यानी कि पुनर्चुनाव के लिए अर्हता। इसमें क्या है कि हमारे भारतीय संविधान में यह व्यवस्था नहीं की गई है कि कोई राष्ट्रपति कितने वर्षों तक हमारा राष्ट्रपति रह सकता है। यानी कि अगर वह चाहे तो वह 100 साल अगर जीता है तो 100 साल तक भी वह अपना भारत का राष्ट्रपति रह सकता है। इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ना ये कहा गया है कि वो केवल 5 वर्षों तक रह सकता है, जैसे कि अमेरिका के संविधान में कहा गया है कि वहाँ का राष्ट्रपति केवल अधिकतम 10 वर्षों तक ही रह सकता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति चुनने के लिए योग्यता अनुच्छेद 58 में कही गई है। योग्यता इसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड आता है आपको 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। थर्ड आता है आपका लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फोर्थ आता है आपका कि संसद के मतलब सांसद जो होता है ना, संसद के सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। ठीक है, ये 4 योग्यताएं किसी व्यक्ति में अगर हैं तो वह राष्ट्रपति के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखिए आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये 4 जो ये योग्यताएं हैं वो तो किसी भी व्यक्ति में बहुत आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन इसीलिए एक और प्रावधान किया गया है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए प्रिपेयर होगा या वह चाहता है कि वह राष्ट्रपति चुना जाए तो उसके लिए कहा गया है कि उसके लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रतिवेदक होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि 100 व्यक्ति उसके समर्थन में होना अनिवार्य है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो
आपके राष्ट्रपति होते हैं, जब वो अपना नामांकन फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए अनिवार्य है कि वो RBI में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करें। ठीक है, ये शर्तें हैं जो लागू की गई हैं भारत के राष्ट्रपति के नामांकन फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में कहा गया है भारत राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। देखिए, जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है वो बेसिकली मैं आपको बता चुकी हूँ कि भारत के जो न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना जाता है, यानी कि वही शपथ दिलाते हैं। उसी तरीके से जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको भी भारत के जो मुख्य न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, और उसकी अनुपस्थिति में उसी के द्वारा चुना हुआ कोई व्यक्ति जो कि उच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, उसके द्वारा भी भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये तो थे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे और वीटो पावर के बारे में भी चर्चा करेंगे, कौन कौन से वीटो पावर हमारे देश में लागू किए जाते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स से अगर पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करें। थैंक यू।